आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज 28 फरवरी को उत्तराखंड बोर्ड का क्लास 12 मैथ्स का पेपर हुआ। आज मैथ्स के बच्चों ने पेपर दिया और किस रूप में पेपर्स का आपको आंसर देना था। आपके लिए भी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, इस पेपर के हिसाब से जब मैं इसको सॉल्व करके आपके सम्मुख रखूँगा तो आप देख पाएंगे कि किस रूप में प्रश्नों को सॉल्व करना था। ठीक है। और जो आगे आने वाले बच्चे हैं 2026 में, जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, जो इस समय क्लास 11th में हैं और उनको 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो उन बच्चों के लिए भी ये पेपर, इसका सॉल्यूशन काफ़ी लाभप्रद होगा। वो भी देखेंगे, वो भी जानेंगे कि बोर्ड के पेपर को किस रूप में सॉल्व करते हैं, किस रूप में प्रश्नों को एक संगठन है और उनके उत्तर देने हैं। तो जिन बच्चों ने आज पेपर दिया, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है। पूरे उत्तराखंड के बोर्ड के जो मैथ्स के स्टूडेंट थे क्लास 12th के, सबका एग्ज़ाम आज अच्छा हुआ होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बच्चों, अब ध्यान देना है कि आगे के पेपर पे फोकस करना है। ठीक है ना? ठीक है ना? कहते हैं ना कि जो पास्ट, जो समय चला गया, अब उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना, चिंता नहीं करना। हमेशा हमको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। जो चला गया उसके बारे में सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना। जो पास्ट हमारा चला गया उससे हम कुछ सीख ले सकते हैं, परंतु हमको अधिक सोचना है फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर हमारा अच्छा होगा कब? जब हम वर्तमान में काम करेंगे। अच्छे फ्यूचर के लिए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा कल अच्छा हो, उसके लिए आज मेहनत की आवश्यकता है, एक समझ भरे मेहनत की आवश्यकता है। कहते हैं कि गतम न सोचामि कृतम न मन्यु। जो बीत गया, जो हो गया, उसके बारे में अब सोच विचार क्या, अब आगे देखना है। आगे अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखना है। भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है आपका, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है? ठीक है ना? तो जो बीत गया उस पर ज़्यादा नहीं सोचना, कुछ नहीं। आगे जो नए पेपर आपके आने वाले हैं उन पर आप पूरा फोकस करिए। तो आइए इस पेपर को मैं सॉल्व करता हूं, आपके सम्मुख रखता हूं। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है आपका, उसके 10 पार्ट्स हैं और एक पार्ट 1 मार्क्स का है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का, तो समझ लीजिए 10 इसके पार्ट्स हैं और ये हैं MCQ बेस्ड। ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। 4 विकल्पों में विकल्प 4 दिए होंगे, उसमें से एक विकल्प सही होना है। तो चलिए अब मैं पहला प्रश्न आपके सम्मुख ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का क वाला जो पार्ट है, एक क्वेश्चन है। मान लीजिए f सच दैट r मैप डाउन r fx = x² द्वारा परिभाषित है। ये जो फंक्शन है fx = x², ये किसमें डिफाइंड है? f सच दैट r मैप डाउन r में। r क्या है? सेट ऑफ रियल्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या में सब संख्याएं आ जाती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं।
सही उत्तर का चयन कीजिए। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। लेट एफ सच दैट आर मैप डाउन आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, चूज द करेक्ट आंसर। ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें डिफाइंड है, इसमें परिभाषित है। तो ये f क्या है, ये फंक्शन f क्या है, ये फलन f क्या है। f एक है कि आच्छादीय है क्या, f इज वन वन ऑन टू है क्या, f बहुएक आच्छादीय है क्या, f इज मैनी वन ऑन टू है क्या, f एक है कि है परंतु आच्छादक नहीं, f इज वन वन बट नॉट ऑन टू ऐसा है क्या, और f न तो एक है कि है और नहीं आच्छादक है, f इज नीदर वन वन नॉट ऑन टू, ये देखना है। ठीक है, तो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल्स, आप जानते हैं रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, आर से आर मैपिंग हुई है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माना मैंने यहाँ पर कहा -1 +1 2 3 और 1/2 अप टू सोन, इनफाइनाइट नंबर है इसमें। यहाँ भी आप देखिए -1 1 2 3 4 एंड अप टू सोन। ठीक है, अब जैसे ही मैं f-1 करूँगा, f-1 कितना होगा, f-1 करूँगा तो -1 x की जगह रखूँगा तो -1 का स्क्वायर +1, और f1 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 करूँगा तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज आल्सो 1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि f-1 इज इक्वल टू f1, मतलब -1 की मैपिंग भी 1 पर और +1 की मैपिंग भी 1 पर। ठीक है, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू -1, -1 और 1 तो बराबर नहीं हैं, पर इनकी मैपिंग, इनका प्रतिचित्रण, इनकी इमेज सेम एलिमेंट पे 1 पे। तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आया कि दो एलिमेंट की एक ही मैपिंग है, दो अवयवों की एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये एक एक नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो f एक है कि आच्छादित, गलत, ये गलत हो गया। f एक है कि ये भी गलत है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं आच्छादक के बारे में क्या विचार है। ऑन टू का मतलब हुआ कि इसके सारे एलिमेंट, कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट डोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके सारे एलिमेंट यहां किसी न किसी की इमेज, किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, माना मैं लिखूं यहां पर -5 फॉर एग्जाम्पल, क्या लिख रहा हूं, -5 लिख रहा हूं। ठीक है, या -4 लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, -4 तो है यहां। तो यहां ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर -4 आ जाए, है कोई एलिमेंट? आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, +2 का स्क्वायर भी +4 और -2 का स्क्वायर भी +4। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब इसके जितने नेगेटिव एलिमेंट हैं, इसके जितने भी ऋणात्मक अवयव हैं, वो इसके किसी भी एलिमेंट से जुड़े नहीं हैं। 2 का स्क्वायर 4 यहाँ मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 मिल जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 यहाँ मिल जाएगा। पर यहाँ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर यहाँ मिल जाए, मतलब -4 जैसे मैं लूँ तो -4 यहाँ किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है। तो इसके जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वे किसी भी डोमेन सेट के किसी भी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं है, इमेज नहीं है। इसका मतलब इसके सारे नेगेटिव एलिमेंट छूट गए। तो आच्छादक कहाँ से हुआ, ऑन टू कहाँ से हुआ? ऑन टू मतलब कोई एलिमेंट इसका छूटा नहीं होना चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट के क्या होनी चाहिए, वो एफ इमेज होनी चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब ये बहुएक नहीं है, ये मैनी वन नहीं है,
वन वन तो नहीं, वन वन मतलब एक की इमेज वन पे। जैसे कोई एलिमेंट है तो उसकी इमेज केवल एक होगी यहाँ, मतलब जैसे मैंने कहा ना -1 की इमेज 1, -1 का स्क्वायर +1 और +1 का स्क्वायर +1, तो दो एलिमेंट की सेम इमेज हो गई ना, अलग अलग कहाँ हुई इनकी इमेज, इसका और इसका प्रतिबिंब तो सेम आ गया ना, अलग अलग प्रतिबिंब कहाँ आए, तो एक एक मतलब 1 1 मतलब एक का इमेज एक पर, दो का इमेज एक पर नहीं, वो मैनी वन हो गया। ठीक है, तो ये जो आप कहेंगे, ये जो मैपिंग है ये मैनी वन है, बहु एक है, ये वन वन नहीं है, एक एक नहीं है। तो एक एक गलत, बहु एक तो ठीक है, मैनी वन तो ठीक है, पर आच्छादक ऑन टू नहीं है, नेगेटिव एलिमेंट सारे छूट गए। एक ही है गलत, परंतु आच्छादक नहीं, इधर वाला सही है, ये गलत है। ठीक, एफ न तो एक ही है, राइट, एक ही नहीं है, ये वन वन नहीं है, नहीं आच्छादक है, न ये आच्छादक है, न ये एक ही है। एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, न तो ये वन वन है और न ही ऑन टू है। ये मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया है। तो जो स्टूडेंट हमारे अब 2006 बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये यूज़फुल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अब इसका उत्तर कैसे देंगे आप, विकल्प 4 सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, या ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। आइए, अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1 का ख देखिए, tan इनवर्स tan 7 π/6 का मान है। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 π/6 इज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 जो है आपका है, उसका एक क्वेश्चन है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमको जान लेनी चाहिए कि tan इनवर्स tan x होता है when x belongs to -π/2 to π/2, -90 से +90 के बीच जब x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू जब इस इंटरवल में होती है, तब tan इनवर्स tan x बन जाता है। ये tan इनवर्स tan को कैंसिल कर लेता है, कब, जब x की वैल्यू यहाँ पड़ती है, इस इंटरवल में पड़ती है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात आप देखो, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप देखो यहाँ पर, आप देखिए मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, क्योंकि अब जिन बच्चों ने आज पेपर दिया वो भी देख लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन, ये उनको तो सीधा आंसर देना था। ठीक है, पर जो 2026 में बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे और उसकी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए तो डिटेल में भी मैं समझा दूंगा। तो tan इनवर्स tan 7 π/6, अब इसको देखो आप, 7 π/6 क्या हुआ, 7 π/6 हुआ पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, 7 π/6 हुआ कि नहीं हुआ, 6 पाई और पाई 7 पाई, मतलब ये पाई से भी बड़ा है, पाई मतलब 180, तो इसके बीच तो आ ही नहीं रहा है। ये जो वैल्यू है यहाँ बीच नहीं आ रही है, तो मुझे इसको ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। कैसे टूटेगा, मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, 7 π/6 जो है, 7 π/6 जो है उसको लिख दिया मैंने पाई प्लस π/6, 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 7 π/6। अब देखो अंडरस्टैंड,
एक चीज़ आप जानते हैं कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स कितना हो गया? tan पाई प्लस थीटा। tan पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह π/6 है, तो tan पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा? tan, ये हो जाएगा tan π/6। tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, तो tan पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा? tan π/6। अब π/6 मतलब 30 डिग्रीज, π/6 क्या हुआ? 30 अंश। अब ये 30 डिग्रीज का यहाँ है कि नहीं है? यस, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं ये π/6 जो है इसके अंदर है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य शाखा मान के अंदर, इसके अंदर आ रहा है, इसलिए tan इनवर्स और tan हट जाएगा, केवल आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू आ जाएगा डियर स्टूडेंट π/6। समझ गए? क्योंकि π/6 जो है इसके अंदर है। अब ये 7 π/6 जो था, कुछ बच्चों ने हो सकता है कुछ बच्चों ने ये लिख दिया हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। tan इनवर्स 10 तब ही जैसे यहाँ पर है tan इनवर्स 10, tan इनवर्स 10x तब ही x होगा जब x इसके बीच होगा, -90 से +90 के बीच होगा, ठीक है ना। -π/2 से π/2 के बीच होगा, तो ये आ गया, इसके बीच आ गया, -π/2 से π/2 के बीच आ गया, तो tan इनवर्स 10 ये हट जाएगा इससे, तो π/6 आंसर आ गया। इट मीन्स पहला वाला आंसर सही है। अब आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनका कहीं आपको वो नहीं देना, क्या नहीं देना? एक्सप्लेनेशन नहीं देना, आपने सीधे आंसर लिखना है, आपका सीधे आंसर की काउंटिंग होनी है, ठीक है ना। तो मैं लिख लूँगा विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। भाई इतना लिखना आपने, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं विकल्प फर्स्ट सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक होगा। अब चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को। 3/5 कोटि के आव्यूह, कोई आव्यूह है उसकी कोटि क्या है? 3/5 है, में अवयवों की संख्या होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/5। कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है 3/5। कोई आव्यूह ये है, उसकी कोटि है 3/5, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? सिंपल सी बात है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/5 जा 15 एलिमेंट होंगे। इसमें कितने अवयव होंगे? अवयवों की संख्या होगी 15। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 × 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया। 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो कुल एलिमेंट वहाँ कितने होंगे? 15 होंगे डियर स्टूडेंट। इसका आंसर 15 है। सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं विकल्प फोर्थ सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं, आइए उनको सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 घ, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x² है तो dy/dx का मान होगा। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², देन वैल्यू ऑफ dy/dx विल बी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन है ये,
ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका है, आइए मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ अंडरस्टैंड साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो डायरेक्ट भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पर वो लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ मानता हूं यहाँ पर कि टेकिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, टेकिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2 tan थीटा, जहां जहां x है वहां tan थीटा रख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x जहां पर भी tan थीटा करिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हुआ सेक स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ये हो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू साइन थीटा, चलो पहले लिख लेता हूँ tan थीटा इंटू 1 बाई सेक क्या होता है कॉस, 1 बाई सेक कॉस, तो स्क्वायर में 1 बाई सेक स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कितना हुआ और आगे देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बना आपके पास, ये क्या बन गया डियर स्टूडेंट साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। मतलब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a था, तो अब क्या आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा तो कहीं क्वेश्चन में नहीं है, देख रहे हैं आप कहीं थीटा है नहीं है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा मेरे पास है x इज इक्वल टू tan थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स x के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा की जगह अब आ गया मेरे पास tan इनवर्स x आ गया। अब ठीक है, y तो x का फंक्शन था ही, यहाँ भी y ऑफ x का फंक्शन आ गया, इसका मतलब इसका सिंप्लीफाई फॉर्म जो है, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म ये हो गई, सरल रूप इसका ये आ गया। तो अब मेरे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया, आप देखो मेरे पास यहां पर आप देखिए क्या आ गया कि y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 tan इनवर्स x आ गया। अब हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब इसी की वैल्यू ये आ गई। तो अब आप देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स हो गया डियर स्टूडेंट 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इतना करना था इसको, ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए लंबा आपको दिख रहा होगा, पर इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ये वाला करेक्ट आंसर है 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसका आंसर कैसे लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, आप देखिए यहाँ पर विकल्प थर्ड सही उत्तर है, ऑप्शन थर्ड
इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आइए उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 का गांव वाला पार्ट देखिए। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज। अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसको मैं यूज करूंगा। कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। इसको यहाँ लिया, अब 2 इसके डिनोमिनेटर में ले लो तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो गया। तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ये आ गया इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब इसका करना है, अब मैं अलग अलग कर लेता हूँ, बीच में प्लस है ना, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1/2 dx, क्योंकि ये 2 इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी है, प्लस इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 dx। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 को मैं चाहूँ बाहर ले लूँ, 1/2 dx प्लस यहाँ भी 1/2 को बाहर कर लीजिए cos 2x dx। ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया तो यहाँ पर x हो जाएगा, मतलब dx का इंटीग्रेशन हो गया डियर स्टूडेंट x। ठीक हो गया। अब देखो आगे इसको देखिए आप, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन मैंने कहा x, तो हो गया 1/2x, या आप कह सकते हैं x/2। ठीक है, प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन। अब ये देखना है कि cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का। साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, sin 2x। और जब मैं sin 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो होगा cos 2x इंटू 2 है ना इसके साथ। sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x इंटू 2। ठीक है ना। तो यहां मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई में आपका, मैं आपसे कह रहा हूं कि sin 2x का dy/dx, sin 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos 2x इंटू 2। अब यहां तो केवल cos 2x है, तो इस 2 को मैं इसके नीचे ले आता हूं। ठीक है ना, इस 2 को इसके नीचे ले आता हूं, तो dy/dx sin 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos 2x। अब करूंगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया तो ये बन जाएगा sin 2x बाई 2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाई 2। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं। 2x को t रख दीजिए तो 2dx बराबर dt, dx बराबर 1/2 dt, तो 1/2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और तब बन जाएगी cos t, और उसका इंटीग्रेशन sin t, और t की जगह फिर 2x। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं या इस रूप में भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं इसी, यहाँ पर हुआ ना cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, ये तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा sin 2x बाई 2, ये हो गया। तो अल्टीमेटली
अब सी लगाते हैं, सी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है, अनिश्चित समाकलन में, तो हो जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी। तो मैं इसका आंसर लिख लेता हूं कि कौन सा विकल्प आपका सही होना है। आपको लिखना है यहां पर, देखिए, विकल्प सेकंड सही उत्तर है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है, ये वाला, ये आ गया सॉल्व होकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 का चौ अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल है। द जनरल सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई बटे वाई इज इक्वल टू 0 इज। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है? तो एक तरीका तो यह है कि इनका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और यहाँ मैच करिए किसको किस पर ठीक बैठ रहा है। ये इसका डिफरेंशिएशन करिए, सबका डिफरेंशिएशन करके चारों का, और इसको देखिए कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का एक तरीका ये भी है, यदि ये फंक्शन है, सॉल्यूशन है, तो इनको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक एक करके, तो ये आना चाहिए, जो सॉल्यूशन होगा वो फिट बैठ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्यूशन बनाइए, आप डायरेक्ट y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 0। y से हम मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया, तो ये बन गया मेरे पास y dx इज इक्वल टू y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको ये रहने दीजिए, या y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, और मैं क्या लिख सकता हूं, इसके नीचे ये ले आओ और इसके नीचे ये ले आओ, वेरिएबल सेपरेशन, चरों का पृथक्करण। y इसके नीचे आ जाएगा, x इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसके नीचे आ गया और इसके नीचे आ गया, वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण से। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों तरफों का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। 1/x dx क्या होगा log x, प्लस इसको मैं लिख दूंगा log c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में किस रूप में रख दूंगा, log c के रूप में रख दूंगा। तो 1/y dy का इंटीग्रेशन log y, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या लिख दिया log c। तो अब मेरे पास ही क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस log c, तो इसको लिख दूंगा मैं log cx। log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, आप पढ़ते हैं ना, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, ठीक है। तो log x प्लस log c क्या हो जाएगा log cx, तो log cx हो गई। अब दोनों तरफ से आप log हटा दीजिए, यहां से भी log हटाइए, यहां से भी हटाइए log, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू cx। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पहला वाला आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ये भी तरीका है देखने के लिए, ठीक है। फटाफट एग्जाम में अपना आंसर खोजने के लिए ये भी एक तरीका है। तो मेरे पास जो आ गया, कौन सा वाला आएगा डियर स्टूडेंट, ये y इज इक्वल टू cx। आप लिख देंगे विकल्प
विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ डियर स्टूडेंट, इसका उसको करते हैं सॉल्व। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखिए। एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन है। कितना इजी क्वेश्चन है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। आप जानते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ओरिजिन। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस, इस एक्स एक्सिस के दिक् कोसाइन क्या होते हैं? 1, 0, 0। ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? 0, 1, 0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? 0, 0, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1, 0, 0। ये क्योंकि जो एक्स एक्सिस है ये वाई से भी 90 डिग्री एंगल बनाती है और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल, वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंगल और जेड एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस स्वयं से 0 डिग्री एंगल, कोई रेखा अपने से कितने अंश का कोण बनाती है? 0। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस 90 डिग्री एंगल बनाती है और जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए cos 0, cos 90, cos 90, तो cos 0 1। ठीक है, cos 90 0, cos 90 0। ये तो तरीका है। तो इसलिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गए? 1, 0 और 0। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। आइए यहां पर डियर स्टूडेंट, तो चलिए क्या आंसर आपका होना चाहिए इसका? विकल्प फोर्थ सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये वाला आंसर सही है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो, इसके लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जा करके आंसर आएगा इसका। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं ये। ठीक हो गया। तो चलिए आप देखो, यदि प्रायिकता, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, यदि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए बाई बी टाइप का है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 2/5, probability of B is 3/5, probability of A intersection B is 1/5, then probability of conditional probability of A when B is already occur will be क्या होगा? तो आप जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ए, जो नीचे वाला होता है नीचे आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है? कि 1/5 है, होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 3/5। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड, भिन्न में भिन्न से भाग, तो इसकी गुणा तो इसके साथ हो जाती है ऊपर,
तो ये हो जाएगा 1 × 5 डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई 5 × 3, इससे कट गया तो दिस इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला विकल्प, ठीक है। तो इसी का मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट। इसका उत्तर विकल्प सेकेंड सही उत्तर है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। चलिए और भी पार्ट करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का झ देखिए। अभी जो क्वेश्चन है झ और यों, इसमें अभिकथन और कारण, तो आपको विचार करना है कि अभिकथन सही है कि नहीं है, कारण सही है कि नहीं है ना। अर्थात विकल्प चुनने हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा किस रूप में आंसर लिखते हैं। अभिकथन कह रहा है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, संतत होता है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक दो करेक्ट है। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यदि फलन अवकलनीय है तो वो संतत होगा ही होगा। ये सही है, एकदम करेक्ट है। प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होता है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये गलत है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होता है, ये गलत है। कुछ संतत फलन ऐसे हैं जो अवकलनीय नहीं होते। सम कंटिन्यूअस फंक्शन आर देयर व्हिच आर नॉट डिफरेंशिएबल। कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन आपको ऐसे दिखेंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो एवरी कह रहा है ना, ये रॉन्ग है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है। तो इसका जो आंसर देंगे आप, अभिकथन सही है, कारण गलत है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा लेता हूँ। आप देखो पेपर में इस रूप में, तो मैं इतना लंबा इसको लिख नहीं रहा हूँ पेपर में। आप देखिए बोर्ड में इस रूप में इसको लिख नहीं रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आता ही है इस टाइप का आपके पास में। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन है वो। अब यहाँ आप देखिए इसको, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो विकल्प आपको फर्स्ट वाला, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये सही है, इसमें यही होना चाहिए। ये जो थर्ड वाला है ना, ए सही है, ए तो सही है, मतलब अभिकथन सही है, ए लिखा है उसमें, बट आर इज इनकरेक्ट। परंतु जो आर है रीजन है वो गलत है। ए तथा आर दोनों गलत, ये भी गलत है। तो फर्स्ट भी सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं है, फोर्थ भी सही नहीं है, थर्ड वाला इसका डियर स्टूडेंट सही आंसर है। क्या है थर्ड वाला? ये ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड वाला इसका आंसर होना है बच्चों। ठीक है। तो मैं लिख दूंगा विकल्प थर्ड यहाँ पर, मतलब ए सही है, ए सही है पर आर गलत है। विकल्प थर्ड यहाँ पर मैं चलो लिख भी रहा हूँ, विकल्प थर्ड सही उत्तर है, सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको लिख लेता हूँ विकल्प थर्ड क्या था। विकल्प थर्ड था आपका, विकल्प थर्ड कहता है ए सही है, ए सही है, ए मतलब ये ए सही है परंतु आर, ए सही है परंतु आर गलत है। आर कौन सा है? ये वाला, परंतु आर गलत है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अब कैसे करेक्ट ऑप्शन थर्ड? ए इज करेक्ट, ये आंसर है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये सही है, अरे क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन किस में है? थर्ड वाले में है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए इसमें एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का यूं देखिए, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और अभिकथन कारण एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन पढ़ लेता हूं। बिंदु ए, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, स्थिति सदिश बिंदु ए का ये है, बी का ये है और सी का ये है। वो कह रहे हैं कि 3 बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, और कारण आर दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर। एसर्शन देखिए, पॉइंट्स ए पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर ये है, सी का ये है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन है इन ट्रायंगल ए बी सी दिस। अब चलिए इसमें क्या उत्तर सही होना है, कौन सा विकल्प? तो मैं ऐसा कर लेता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाता हूं। अब थोड़ा मैं आपको समझा लेता हूं इसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं इसको। डियर स्टूडेंट देखिए आप, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये कोई ट्रायंगल है, अभी मैं ये नहीं कर रहा राइट एंगल है ये। ठीक है, मैंने इसका नाम लिख दिया ए, बी और सी। ए का पोजीशन वेक्टर जो है ये है, क्या है? 2i माइनस जे प्लस के। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी का पोजीशन वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i माइनस जे प्लस के। बी का पोजीशन वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k और सी का पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब ये कोई ट्रायंगल है, माना मैं कह रहा हूँ ये कोई ट्रायंगल है और उसके 3 वर्टिसेस ये हैं। ए के स्थिति सदिश ये है, बी का ये है, सी का ये है। तो सबसे पहले मैं ए बी वैक्टर निकाल लेता हूँ। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? ए बी वैक्टर निकलेगा बी के पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को घटाओ। बी बिंदु के स्थिति सदिश को ए बिंदु के स्थिति सदिश से माइनस कर लीजिए, ये दिए हुए ना हमको। तो बी का स्थिति सदिश क्या है? i माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए का स्थिति से इसमें से इसको माइनस करिए 2i माइनस j प्लस के। अब घटाए डियर स्टूडेंट, तो ए बी क्या हो जाएगा? i माइनस 3j माइनस 5k। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 2i, ये हो जाएगा प्लस j, ये हो जाएगा माइनस k। तो ये कितना हो गया? i माइनस 2i माइनस i, ठीक हो गया। माइनस 3j प्लस j तो माइनस 2j और माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। तो मेरे पास जो ए बी वैक्टर आ गया डियर स्टूडेंट वो ये आ गया, माइनस i माइनस 2j माइनस 6k। ठीक हो गया। अब आप देखो, मैं इनको कहीं ना कहीं सेव कर लेता हूं, मुझे इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ए बी वैक्टर को चलो मैंने यहां लिख दिया। ए बी वैक्टर मेरे पास आ गया कितना डियर स्टूडेंट?
माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k। ठीक हो गया। चलिए अब मैं क्या निकाल देता हूं, अब मैं निकाल देता हूं BC वेक्टर। ठीक है, क्या निकाल देता हूं, BC वेक्टर। BC ये वाला वेक्टर, BC वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C का स्थिति सदिश ऋण B का स्थिति सदिश। BC मतलब इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को घटाना पड़ेगा, इसके स्थिति सदिश से इसका स्थिति सदिश को माइनस करना पड़ेगा। तो 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस इसके पोजीशन वेक्टर से इसके पोजीशन वेक्टर घटा रहा हूं i माइनस 3j माइनस 5k। तो BC हो कितना जाएगा, देखो 3i माइनस 4j माइनस 4k ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3j, तो हो जाएगा प्लस 5k। तो कितना हो जाएगा, BC वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस आई 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j और माइनस 4k प्लस 5k हो जाएगा k। ठीक है ना। तो BC वेक्टर मेरे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, BC वेक्टर आ गया मेरे पास 2i माइनस j प्लस k। ठीक हो, BC वेक्टर भी आ गया। अब मैं क्या निकालता हूं, देखो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ। ठीक है, क्या होता है, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। AB वेक्टर है, BC वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, AC बनेगा। सेम मत कर देना, AC। तो AC वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C का स्थिति सदिश में से A के स्थिति सदिश को माइनस करेंगे तो 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस A का पोजीशन वेक्टर है डियर स्टूडेंट 2i माइनस j प्लस k। तो कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, अंदर के साइन बदल देंगे, माइनस 2i प्लस j माइनस k। कितना हो जाएगा, 3i में से माइनस 2i गया तो i माइनस 4j में से तो ये हो जाएगा माइनस 3j और माइनस 4k माइनस k कितना हो जाएगा, माइनस 5k। ठीक हो गया। तो AC वेक्टर मेरे पास ये आ गया, AC, ये AC आ गया आपके पास ही। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो मैं AC को भी कहीं पर लिख लेता हूं, आप देखो यही लिख लेता हूं, AC इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल की तीनों साइड को मैंने वेक्टर से दिखा दिया। अब डियर स्टूडेंट आप देखो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, त्रिभुज का यू एडिशन के लिए करते हैं ना, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। तो AB प्लस BC कर लेता हूं मैं जरा, AB प्लस BC कितना हो गया, AB प्लस BC, AB प्लस BC कितना हो गया, AB मेरे पास ये आया हुआ है माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k प्लस BC कितना है, BC मेरे पास ये है 2i माइनस j प्लस k। ध्यान दीजिए ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC हो गया इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k। बाहर प्लस साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। कितना हो जाएगा, माइनस आई प्लस 2i, आई माइनस 2j माइनस j माइनस 3j
-6k प्लस के कितना हो गया -5k। ए बी और बी सी वैक्टर को प्लस किया तो ये आ गया। अरे किसके बराबर है? ये बिल्कुल ए सी के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? -i -3j -5k। अंडरस्टैंड? ठीक से जोड़ा होगा मैंने इसको। -i, एक सेकंड थोड़ा देख लेता हूँ इसको। डियर स्टूडेंट, मैंने जो ए सी वैक्टर निकाला थोड़ा गलत निकाल दिया। ए सी वैक्टर जब निकाला तो सी वाले में से ए वाले माइनस किया तो 3i -2i, तो ये प्लस आई होगा यहाँ पर। थोड़ा आप करेक्ट कर लेना वहाँ, ठीक है। ए सी वैक्टर प्लस आई -4j में से ये प्लस जे हो जाएगा तो -3j, ठीक है। और -4k से ये प्लस के, ये भी माइनस हो जाएगा ना भाई, इसमें से ये माइनस करेंगे आप, क्या हो जाएगा 3i -4j -4k -2i प्लस j -k हो गया। ये 3i -2i i, ठीक हो गया। प्लस का -4j प्लस j तो -3j हो गया। और -4k -k -5k, ये प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस होगा यहाँ पर, आप उसको करेक्ट कर लेना जहाँ पर मिस्टेक हुई होगी, मैंने तो मिटा दिया वो। तो ए सी वैक्टर मतलब सी के पोजीशन वैक्टर से ए का पोजीशन वैक्टर घटाऊंगा तो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया कि ए बी और बी सी को प्लस किया, ए बी और बी सी को प्लस किया तो मेरे पास ये आ गया। और ये क्या है? ये है, देखो i -3j -5k, तो क्या हो गया ए सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट के रूप में क्या आ गया? मेरे पास रिजल्ट के रूप में आ गया कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर की वैल्यू ए सी वैक्टर के बराबर आ गई। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। वैक्टरों में जब आप वैक्टर एडिशन ऑफ वैक्टर करते हैं, वैक्टर का एडिशन करते हैं, दो वैक्टर का एडिशन करते हैं, तो जो थर्ड साइड होती है त्रिभुज की, तीसरी भुजा से योग आता है ना, एडिशन रिजल्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम, एक साइड ये ए बी प्लस बी सी और रिजल्टेंट क्या हो गया ए सी। तो इससे क्या हो गया कि जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया तो इससे एक बात आ गई समझ में कि ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण के लिए क्या करते हैं आप? इतना तो मालूम हो गया कि ए बी सी क्या है? ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी और सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये मालूम हो गया, क्योंकि ट्रायंगल लॉ प्रूफ हो गया। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के बराबर आ गया। ऐसे तो करते हैं, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको और बात बता देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको प्रूफ करूँगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास तीनों चीज़ें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ए बी ये है, बी सी ए, ए सी ए है, तो सब हटा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मेरे पास ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर है -i -2j -6k। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ए बी का मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर +4 -6 का 36। तो ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये वाली जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। ए बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब मैग्नीट्यूड किसका ले लेता हूँ? बी सी का। बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आई का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर 4, जे का गुणांक -1 माइनस का स्क्वायर +1, के का कोएफिशिएंट +1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 बी सी। ये जो बी सी है
इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब मैं किसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं? अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं AC का। किसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं डियर स्टूडेंट? AC का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। AC का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ इसका I का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, J का कोएफिशिएंट -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, K का कोएफिशिएंट -5, -5 का स्क्वायर प्लस 25। नहीं हुआ? तो 25 और 9 34 और 1 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो मेरे पास जो AC निकला उसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब आप देखो यहां पर मेरे पास तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ AB आ गया डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 41। कहने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ AB का मतलब क्या हुआ? AB भुजा की लंबाई आ गई है, इसका परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं क्या करूंगा? दिस इंप्लाइज दैट, इसका स्क्वायर कर लूंगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर क्या हो गया? 41। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ BC मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 6 का वर्ग 6। और मैग्नीट्यूड ऑफ AC देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ AC कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC का स्क्वायर कितना हो गया? 35 का स्क्वायर रूट हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब इनको देखो आप, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो इसके बराबर आ नहीं रहा है, देख रहे हैं? 35 और 6 प्लस करूंगा तो 41 आएगा ना। इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। ऐसा कब होता है? किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये लक्षण किसके हैं? संपूर्ण त्रिभुज के हैं कि नहीं है? इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इट मीन्स दैट ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस भुजा का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पर। तो मेरे पास क्या निकल गया है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट। क्या रिजल्ट लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है, और साफ सुथरा लिख देता हूं मैं इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आ गया, देखो अब AB स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर है। इसका मतलब ये कर्ण है, ये हाइपोटेन्यूस है। ये AB क्या है? AB क्या है? कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। अब एक कर्ण है तो इसके सामने का कोण, इसके सामने का एंगल, यदि हाइपोटेन्यूस इसके अपोजिट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, कर्ण के सामने का कोण, हाइपोटेन्यूस के सामने का एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। अब यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ACB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ACB
या ABC बोलो, ACB बोलो, कोई भी बोलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या था, बिंदु A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C के स्थित सदिश दिए हुए हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यस, दिस A, दिस B, दिस C आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया, और क्या दिखा दिया कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भी दिखा दिया। दोनों चीज दिखा दी कि राइट एंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और ये भी है। इसी के आधार पे तो आया है वो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो आगे के जो स्टूडेंट है हमारे, जो 2026 बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, इस क्वेश्चन को तैयार रखना आप। ठीक है, आगे के लिए अपनी बढ़िया सा तैयारी रखनी है। ठीक है, अभी तो खैर आप 11th पे हैं, जब 12th में जाएंगे तो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, और जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है। अब मतलब ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बताया ना, परंतु आपको एग्जाम में क्या आंसर इसका लिखना चाहिए। आपको आंसर ये लिखना चाहिए कि अभिकथन A भी सही है, कारण R भी सही है, और कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है, नहीं करता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है, ये वाली, ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन है। और यहाँ से हमने मालूम चल गया, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना, मतलब A तथा R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। ठीक है, आपने देख लिया असर्शन एक करेक्ट है, ये वर्टिसेस किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के, और रीजन भी सही है। तो असर्शन A इज करेक्ट, रीजन R इज करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या लिख देंगे, मतलब ये तो आपको केवल यहाँ क्या देना है, विकल्प का आंसर देना है। ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए की है। ठीक है, तो आंसर क्या दे देंगे कि विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है, विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब मैं आपको पेपर में ही दिखा देता हूं कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका देखो, ये देखिए, ये ऑप्शन फर्स्ट है। इसको आप देखो, यहाँ पर मैं उंगली लगा लेता हूँ, आप देखो ये है ना, A तथा R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आपने सिंपल आंसर क्या लिखना होता है इसका, आपने एग्जाम में लिखना था विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है, ये वाला डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करने थे।